हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। तो उम्मीद है कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे और हम भी ठीक ही हैं, है कि नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टेंथ वालों के लिए। तो स्पेशली आज ये टेंथ वालों के लिए वीडियो इसलिए है क्योंकि हमने स्टार्टिंग पहले लेक्चर में पॉलिनोमियल की चर्चा स्टार्ट कर दी थी और जैसा कि आप सभी जानते हो कि पॉलिनोमियल हमारे टेंथ के सिलेबस में नहीं है। तो सिर्फ मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया था कि पॉलिनोमियल क्या होता है और पॉलिनोमियल के यूज़ क्या क्या। तो आज हम चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या स्टार्ट करने वाले हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आज हम चर्चा करने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। जैसे मैं आपके सामने लिखता हूं एग्जांपल, px इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, px इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। दिस इज ए क्वाड्रेटिक। अच्छा, दिस इज ए क्वाड्रेटिक या सेकेंड डिग्री पॉलिनोमियल। सबसे पहले आप मुझे कमेंट करके जरूर बताओ कि ये क्या है। मैं समझ जाऊंगा, फिर मैं भले ही आगे बताऊंगा आपको। आप मुझे कमेंट करो, जरूर कमेंट करो कि ये क्वाड्रेटिक है या पॉलिनोमियल है कि नहीं। कमेंट का वेट रहेगा। तो सबसे पहले मैं आपसे बोल दूं कि दिस इज ए सेकेंड डिग्री पॉलिनोमियल, दिस इज ए सेकेंड डिग्री पॉलिनोमियल, ठीक है ना। ये क्वाड्रेटिक क्यों नहीं है? ये क्वाड्रेटिक क्यों नहीं है? क्वाड्रेटिक का मतलब होता है जिसका p ऑफ x क्या हो, जीरो हो। p ऑफ x क्या हो, जीरो, वो क्वाड्रेटिक होती है। वो क्या होती है? क्वाड्रेटिक होती है। मतलब सर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू जीरो, क्या ये क्वाड्रेटिक है? तो मैं कहूंगा 101% ये क्वाड्रेटिक है, क्योंकि इसका p ऑफ x क्या है, जीरो। अब आप कहोगे सर ये p ऑफ x जीरो क्यों होगा? p ऑफ x जीरो क्यों होगा? तो भैया p ऑफ x जीरो इसलिए होगा क्योंकि दूध का रंग सफेद होता है। नहीं, p ऑफ x जीरो इसलिए होगा क्योंकि x, मैंने आपसे बात कही थी लास्ट लेक्चर में जीरोस। किसकी बात कही थी? जीरोस के बारे में आपसे चर्चा की थी मैंने। जीरोस क्या होते हैं? जीरोस का मतलब क्या होता है? जीरोस होता है उस इक्वेशन का p ऑफ x क्या करना, जीरो करना। याद करो, मैंने जीरोस कैसे निकालना सिखाया था आपको, हिट एंड ट्रायल मेथड। आप x इक्वल टू जीरो मान लेते थे, लेट px इक्वल टू जीरो मान लेते थे और वहां से x की वैल्यू को क्या करते थे, सॉल्व करते थे। वही क्या कहलाते थे? जीरोस कहलाते थे। और वो वापस हम उस इक्वेशन को देते थे तो p ऑफ x की वैल्यू कितनी मिलती थी? जीरो मिलती थी। तो सेम कहानी वही यहीं पर है कि अगर p ऑफ x, तो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्वाड्रेटिक होने के लिए उसका p ऑफ x क्या होना जरूरी है? जीरो होना जरूरी है। बात समझ में आ रही है इतनी? कोई दिक्कत है? ओके। अब एक क्वाड्रेटिक में क्या क्या चीजें होती हैं मैं उसके बारे में आपसे चर्चा करूंगा। तो देखो, एक क्वाड्रेटिक अगर हम बात करें तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू जीरो, दिस इज ए जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक। ये हमारी जनरल फॉर्म है क्वाड्रेटिक, वेयर ए बी सी आर कांस्टेंट, therefore two zeros ब्रैकेट में रूट्स, या हम लोग उल्टा लिख रहे हैं टू रूट्स ब्रैकेट में जीरोस, क्योंकि अब हम पूरी की पूरी बातें किसको लेकर के करेंगे? रूट को लेकर के करेंगे। किसको लेकर के करेंगे? रूट्स को लेकर करेंगे। वही जो जीरोस हैं वो किस में कन्वर्ट हो चुके हैं? हमारे जीरो रूट्स में कन्वर्ट हो चुके हैं। किस में कन्वर्ट हो चुके हैं? रूट्स में कन्वर्ट हो चुके हैं। गुड। तो हमारे पास ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c में abc कांस्टेंट होता है और उसमें क्या होते हैं? दो रूट होते हैं। अगर हम लेट कर लें कि लेट अल्फा एंड बीटा आर टू रूट्स, देन x प्लस अल्फा, x प्लस माइनस बीटा आर टू फैक्टर्स। लेकिन हम माइनस यहां नहीं लेते हैं क्योंकि पॉजिटिव इक्वेशन है। x प्लस अल्फा इंटू x प्लस बीटा आर टू फैक्टर्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक। ये जो हमारा अल्फा और x प्लस अल्फा x प्लस बीटा है वो हमारा क्या है? फैक्टर है किसी भी क्वाड्रेटिक। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? कोई कंफ्यूजन है किसी को? नोट कर लीजिए। ओके।
मेरे प्यारे दोस्त हम एक एग्जांपल लेते हैं। क्या लेते हैं? एग्जांपल लेते हैं। जैसे लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। इक्वल टू 0 बहुत सारे लोग चिल्लाने लगते हैं सर इक्वल टू 0 लिखिए। एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। मैंने क्या बोला? अगर इसके अल्फा और बीटा दो रूट्स हैं, अल्फा और बीटा, अब देखो इक्वल टू 0 है तो 100% इसके रूट्स होंगे, 100% इसके रूट्स होंगे, क्योंकि अब पहले से ही क्या इक्वल टू 0 है। p ऑफ x क्या है? 0 है। देयरफॉर p ऑफ x इक्वल टू 0 है तो 100%, 101% इसके क्या होंगे? रूट्स होंगे। कितने होंगे? 2। जितनी डिग्री उतने ही रूट्स, उतने ही क्या होंगे? रूट्स होंगे। ये बात तो आपको अच्छे से पता है कि कोई भी क्वाड्रेटिक 2 डिग्री की होती है, तो जो कोई भी क्वाड्रेटिक जब 2 डिग्री की होती है तो 100% उसके रूट्स भी कितने होते हैं? 2 होते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले बता दिया है कि अल्फा और बीटा इसके क्या हैं? 2 रूट्स हैं। ओके, तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक हमें क्या करने हैं? फैक्टर करने हैं। क्या करने हैं? फैक्टर करने हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसको फैक्टर करने के 2 से 3 मेथड हैं। कितने मेथड हैं? 2 से 3 मेथड है। पहला मेथड है मिडिल टर्म स्प्लिट करके, मिड टर्म स्प्लिट करके। दूसरा मेथड क्या है? फार्मूला मेथड। दूसरा मेथड क्या है? फार्मूला मेथड। और तीसरा मेथड क्या है? परफेक्ट स्क्वायर मेथड। तीसरा मेथड क्या है? परफेक्ट स्क्वायर मेथड। हम तीनों मेथड के बारे में चर्चा करेंगे। तो आज हम सबसे पहले चर्चा करने वाले हैं मिडिल टर्म स्प्लिट करके, है कि नहीं? तो देखो यार, मिडिल टर्म स्प्लिट करके वाला मेथड आप भी जानते हो कि हम इसमें से मिडिल वाले टर्म को 2 पार्ट में तोड़ देते हैं। हम मिडिल वाले टर्म को 2 पार्ट में तोड़ दे सकते हैं, एडिशन या सब्ट्रैक्शन। लेकिन एक बात का हमें ध्यान रखना होता है कि आप जिन 2 पार्ट में तोड़ रहे हो मिडिल टर्म को, मतलब x के कोफिशिएंट को आप 2 पार्ट में तोड़ रहे हो, तो हमें इस बात का ध्यान रखना होता है कि उन दोनों पार्ट का मल्टीप्लिकेशन वापस क्या आना चाहिए? दिस इंटू दिस। मतलब कि अगर मैं आपसे बोल दूं, मतलब इस तरीके का एक हमने जनरल इक्वेशन लिख ली इक्वल टू 0। अब अगर हम b को 2 पार्ट में तोड़ते हैं, b1 प्लस माइनस b2 में, तो 100% है कि b1 इंटू b2 का मल्टीप्लिकेशन किसके इक्वल होना चाहिए? ac के इक्वल होना चाहिए। अगर हम b को 2 पार्ट में तोड़ते हैं, b1 प्लस माइनस b2 जैसे भी तोड़ते हैं, एडिशन सब्ट्रैक्शन, पहला पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव पहला पॉजिटिव, और जैसा भी तोड़ते हैं, तो उन दोनों का प्रोडक्ट विथ साइन क्या आना चाहिए? इनटू AC आना चाहिए, AC के इक्वल आना चाहिए। इस क्लियर है ना? तो उन दोनों का प्रोडक्ट किसके इक्वल आना चाहिए? इस AC के इक्वल आना चाहिए। ठीक है ना? यही हमारा मिडिल टर्म स्प्लिट करने का रूल होता है। ठीक है ना? कहने में तो बड़ा आसान है कि मिडिल टर्म स्प्लिट करके सर हम फैक्टर करा लेंगे, मिडिल टर्म स्प्लिट करके हम फैक्टर करा लेंगे, लेकिन हम फंस तब जाते हैं कि मिडिल टर्म का स्प्लिट तो आसान होता है। जैसे 5 है तो 3 प्लस 2 लिख सकते हैं, या 6 माइनस 1 लिख सकते हैं, या 8 माइनस 3 लिख सकते हैं, या 10 माइनस 5 लिख सकते हैं, 12 माइनस 7 लिख सकते हैं, या 100 माइनस 95 लिख सकते हैं, है कि नहीं? लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि वो जो 2 टर्म में आप तोड़ रहे हो, उन दोनों का प्रोडक्ट क्या होना चाहिए? C इंटू A के इक्वल होना चाहिए, तभी हमारा मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड क्या होता है? सक्सेसफुल होता है, अदरवाइज अनसक्सेसफुल रहता है। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? कोई दिक्कत है किसी को? कोई कंफ्यूजन है? ठीक, तो अभी मेरी बात पूरी तरह समझ में आ गई होगी आप लोगों को। तो ध्यान रखो कि मिडिल टर्म स्प्लिट में हम कोई भी मिडिल टर्म स्प्लिट करने से इस बात को ध्यान रखते हैं कि b को जो 2 पार्ट में आप तोड़ते हो, उस पार्ट का मल्टीप्लिकेशन भी AC के इक्वल होना चाहिए। ठीक है ना? तो चलो हम उस क्वेश्चन में वापस आ जाते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या था? हमारा क्वेश्चन था एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस का 6, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस का 6 इक्वल टू 0। हमें मिडिल टर्म स्प्लिट करके इसका फैक्टराइजेशन कराना है कि नहीं? ठीक है ना? हमें इसका मिडिल टर्म स्प्लिट करके फैक्टराइजेशन कराना है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हम सबको पता है कि एक्स स्क्वायर प्लस 5 को आप क्या क्या लिख सकते हो, है कि नहीं? 5 को आप क्या क्या लिख सकते हो? 1 प्लस 4। ठीक, 5 को आप क्या क्या लिख सकते हो? 1 प्लस 4
3 प्लस 2, 1 माइनस 6 माइनस 1, 10 माइनस 1। बस यार लिखते चले जाओगे क्या। अब ये देखो कि जो दो पार्ट में आपने तोड़ा है उसमें से किसका मल्टीप्लीकेशन दिस इंटू दिस आता है। 4 इंटू 1 4, दिस इंटू दिस 6, नो दिस इज ए आउट। 3 प्लस 2 की बात कर लेते हैं। 3 प्लस 2 तो 5 होता है, लेकिन 3 इंटू 2 कितना होता है 6 होता है। 3 इंटू 2 कितना होता है 6 होता है। 3 इंटू 2 कितना होता है 6। ओ भाई ये प्लस में नहीं लिख रहा हूं मैं, वो सिर्फ मल्टीप्लीकेशन करके लिख रहा हूं, आप समझ रहिएगा इस बात को, ठीक है ना। नहीं तो सॉरी गलत पढ़ा रहे हैं आप, ठीक है ना। तो मैं सिर्फ मल्टीप्लीकेशन करके लिख रहा हूं आपको, ठीक है ना। 1 इंटू मैं लिख देता हूं 1 इंटू 4, 3 इंटू 2, ओके। अब 6 में गया 5, 6 में बन गया 5, लेकिन 6 इंटू माइनस 1 कितना आएगा -6। इस हमें कैसा चाहिए प्लस का 6, 6 इंटू 1 6, हमें कैसा चाहिए प्लस का 6, इसलिए ये भी गया। 10 आ गया तो ये तो चाहिए ही नहीं, है कि नहीं। बात समझ में आई। तो मिडिल टर्म स्प्लिट करते टाइम हमें एक बात का जरूर ध्यान रखना होता है कि जिन दो पार्ट में आप तोड़ रहे हो उसका मल्टीप्लिकेशन इसके इक्वल में होना चाहिए। क्लियर है, कोई दिक्कत है, कोई कंफ्यूजन है नहीं। तो चलो 5 को आप क्या लिख सकते हो 3 प्लस 2, यहाँ पे क्या लिख सकते हो x, और यहाँ लिख सकते हो 6 इंटू 0। कोई कंफ्यूजन है किसी को, समझ में आ गया होगा, उम्मीद करते हैं। x का मल्टीप्लाई करा दो तो यहाँ कितना हो जाएगा 3x, यहाँ कितना हो जाएगा 2x, और यहाँ कितना आ जाएगा 6 इक्वल टू 0, 6 इक्वल टू 0। x अंदर जाएगा 3x, यहाँ कितना जाएगा 2x, और यहाँ कितना जाएगा 6 इक्वल टू 0। यहाँ से x कॉमन ले लें तो जब x कॉमन अंदर कितना हो जाएगा x प्लस 3, यहाँ से 2 कॉमन ले लें तो अंदर कितना हो जाएगा। तो कॉमन लेने का मतलब पता है ना आपको, कॉमन लेने मतलब उसी नंबर से डिवाइड करना। जैसे 2 कॉमन लिया तो 2 से डिवाइड कर रहे हैं, तो 2 से यहाँ डिवाइड किया, 2 से यहाँ डिवाइड किया, और 2 से आगे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 2 3 जा 6। जो अगली स्टेप हमारी होती है यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ की जो स्टेप होती है, वैसे ये बीच वाले स्टेप कोई स्टेप नहीं है। तो जो अगली स्टेप होती है हमें ध्यान रखना होता है कि दोनों ब्रैकेट कैसे होने चाहिए, विथ साइन सेम होने चाहिए। दोनों ब्रैकेट विथ साइन कैसे होने चाहिए, सेम होने चाहिए। बात समझ में आ रही है ना। तो दोनों ब्रैकेट हमारे कैसे होने चाहिए, विथ साइन सेम होने चाहिए, ठीक है। अब ध्यान दो तो इस पूरे से x प्लस 3 कॉमन मिलता है, इसके पास भी x प्लस 3 है, इसके पास भी x प्लस 3 है, इन दोनों से x प्लस 3 हम कॉमन ले सकते हैं, ठीक है ना। अब बचा कौन, अब बचा x प्लस 2, कौन बचा x, ये बचा, और ये प्लस 2 बचा। इक्वल में क्या है 0, इक्वल में क्या है 0। अब या तो x प्लस 3 0 होगा या x प्लस 2 0 होगा। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी -3, और यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी तो x की दो वैल्यू मिलेंगी -3 और -2। बात समझ में आ रही है इतनी, कोई कंफ्यूजन है नोट कर सकते हो। ओके नेक्स्ट, नेक्स्ट हमारे पास एक और एग्जांपल ले लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस का 10x प्लस का 21 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस का 10x प्लस का 21 इक्वल टू 0। मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड मतलब नॉर्मल सा फैक्टराइजेशन मेथड है कि नहीं, नॉर्मल सा फैक्टराइजेशन मेथड, नॉर्मल सा फैक्टराइजेशन मेथड। तो एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 21 इक्वल टू 0। अब सबसे पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो तो ये 21 है और इसका कॉफिशिएंट 1 है, इसका कॉफिशिएंट 1 है, तो कितना आ जाएगा 21 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 21। मतलब हमें मिडिल टर्म को स्प्लिट करके दो पार्ट का मल्टीप्लिकेशन कितना आना चाहिए 21 आना चाहिए। कितना आना चाहिए 21। तो हमारे दिमाग की घंटी बजी टर्न से, हमारे दिमाग की घंटी बजी कैसे टर्न से। क्या कि सर 21 तो सिर्फ एक ही टेबल में आता है और वो है 3 इंटू 7 या 7 इंटू 3, 10 इंटू 7 इंटू 3। सर बहुत अच्छी बात आपने बता दी कि 7 इंटू 3 तो 21 होता है। सर 7 प्लस 3 तो 10 होता है, 7 प्लस 3 भी क्या होता है 10 होता है कि नहीं होता है। गुड। तो ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 7 प्लस
3x प्लस 21 इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर, ये एक्स अंदर जाएगा, माइनस का 7x माइनस का कितना आ जाएगा 3x और प्लस का 21 इक्वल टू 0। समझ में आया? कोई दिक्कत है किसी को? कंफ्यूजन समझ में आ गया? ओके। अब इस पूरे से क्या कॉमन ले लेंगे? देखो ना, एक्स स्क्वायर इसके पास है, 7x इसके पास है, इसके पास 7 नहीं है और इसके पास एक्स स्क्वायर नहीं है, लेकिन दोनों के पास x तो है ना, तो इससे x कॉमन ले लीजिए। तो अंदर कितना हो जाएगा x माइनस 7। इस पूरे से क्या कॉमन ले लेंगे? अब देखो जरा, हमने क्या बोला कि दोनों ब्रैकेट सेम होने चाहिए। तो इसके पास x है लेकिन इसके पास x नहीं है, इसके बाद 21 है लेकिन इसके पास 21 नहीं है, लेकिन इसके पास 21 3 है तो इसके पास भी 3 है, क्योंकि 3 का मतलब क्या 7, 21 का मतलब क्या 7 इंटू 3, तो इस पे 3 कॉमन ले लीजिए। माइनस का क्यों? क्योंकि 1 प्लस का माइनस हमें लेना पड़ेगा। यहाँ पे कितना आ जाएगा x माइनस का 7 3 जा 7 आ जाएगा इक्वल टू 0। इस पूरे से क्या कॉमन ले लेंगे हम लोग? यहाँ पे इस पूरे से कॉमन ले लेंगे x माइनस 7 और हमारे पास क्या बचा x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास आ जाएगा, x की दो वैल्यू आ जाएंगी 3 या 7। क्या आ जाएंगी? x की दो वैल्यू आ जाएंगी 3 और 7। अब बहुत से बच्चे क्वेश्चन कर देते हैं कि सर मतलब ये स्टेप गायब कर दे बीच, तो मैंने कहा हाँ बिल्कुल गायब कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। इस स्टेप का कोई मतलब ही नहीं है भाई, इस स्टेप का कोई मतलब नहीं है, वो तो मैं केवल अपनी एक बच्चों की जानकारी के लिए लिखता हूं। कोई दिक्कत है? समझ में आ गया? नोट कर लीजिए। नेक्स्ट, सर एक क्वेश्चन और बताइए ना। मैंने कहा चलो ठीक है, कोई क्वेश्चन बता देते हैं। 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस का 1 या माइनस का 1 ले लेते हैं इक्वल टू 0। 2x स्क्वायर माइनस का x माइनस का 1 इक्वल टू 0। सर इसके फैक्टराइजेशन करा दीजिए, इसके फैक्टराइजेशन करा दीजिए। अच्छा देखो एक बात बताएं आप लोगों को, हम ये 3 मेथड फैक्टराइजेशन के क्यों पढ़ते हैं? पहला मिडिल टर्म स्प्लिट, दूसरा फार्मूला मेथड और तीसरा परफेक्ट स्क्वायर मेथड। तो देखो यार होता क्या है, तीनों की कहानी जो तीन रास्ते हैं, तो रियलिटी में ये जो हम x की वैल्यू ढूंढ रहे हैं, ये जो हमको लास्ट में x की दो वैल्यूज मिलती हैं, रियलिटी को क्या होती हैं? रूट्स होती हैं। क्या होती हैं? रूट्स होती हैं। तो बस ये जो पूरा प्रोपेगेंडा है, ये हमारा उन्हीं रूट्स को ढूंढने का तरीका है, उन्हीं रूट्स को ढूंढने की नौटंकी है। बाकी आप किसी भी मेथड से निकालो, आपका आंसर आएगा। लेकिन एक मिनट रुको, क्या सर हर क्वेश्चन का स्प्लिट मेथड होता है? क्या हर क्वेश्चन का मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड फैक्टराइजेशन कर सकते हैं? मैंने कहा नहीं, हर क्वेश्चन का मिडिल टर्म स्प्लिट नहीं कर सकते हैं। अच्छा आपने दूसरा क्वेश्चन पूछा, क्या सर हर क्वेश्चन में फार्मूला लगा सकते हैं, मेथड फार्मूला मेथड लगा सकते? तो मैं कहूँगा हाँ बिल्कुल, आप हर क्वेश्चन में फार्मूला मेथड लगा सकते हैं, हर क्वेश्चन में फार्मूला मेथड लगा सकते हैं। अब आप कहोगे सर तीसरा मेथड जिसको हम बोलते हैं परफेक्ट स्क्वायर मेथड, तो क्या सर हर क्वेश्चन में परफेक्ट स्क्वायर मेथड लगा सकते हैं? तो मैं बिल्कुल कहूँगा हाँ, हर क्वेश्चन में हम परफेक्ट स्क्वायर मेथड लगा सकते हैं, लेकिन हम ये लास्ट में ये नहीं कह सकते हैं कि इसके जो रूट्स मिलेंगे वो रियल मिलेंगे। क्या मिलेंगे? रियल मिलेंगे। कई जगह पर इमेजिनरी रूट्स भी मिलते हैं। अब देखो पहला मेथड फेल क्यों होता है? पहला मेथड फेल होने का रीजन होता है कि उसके फैक्टर क्यों नहीं होते? क्योंकि उसके रूट्स कैसे रहते हैं? इमेजिनरी रहते हैं। उसके रूट्स कैसे रहते हैं? इमेजिनरी रहते हैं। अब यहां से क्वेश्चन ये आ गया, सर ये इमेजिनरी क्या होता है? अब यहां से आपने मेरे से क्वेश्चन कर दिया, सर ये इमेजिनरी क्या होता है? तो बालक मैं आपको बताऊं, इमेजिनरी का मतलब होता है एक ऐसा नंबर जिसके बारे में हमने अभी तक नहीं सुना। अब आप कहोगे सर हम तो सारे नंबर्स के बारे में जानते हैं। अब आप कहोगे हम तो सारे नंबर्स के बारे में जानते हैं। अब इसे मैं आपसे बोल दूं कि आप आई के बारे में जानते हैं, तो बिल्कुल सर आई फॉर इंक या आइसक्रीम हम तो खाते हैं डेली, बट नहीं, आई भी एक नंबर है। आई भी एक नंबर है जिसकी वैल्यू होती है रूट के अंदर -1। क्या होती है? रूट के अंदर -1। अब ये नंबर हमको 11th 12th में मिलता है जाकर के, इसलिए हम इसके बारे में चर्चा नहीं करते हैं। इसीलिए कोई भी क्वेश्चन स्प्लिट मेथड से अगर नहीं सॉल्व हो रहा है तो वो स्क्वायर रूट में जाएगा, सॉरी फार्मूले मेथड में जाएगा या परफेक्ट स्क्वायर मेथड में जाएगा। इस बात का ध्यान रखें कि कोई भी क्वेश्चन अगर मिडिल टर्म स्प्लिट नहीं हो रहा है तो 100% है कि उसके रूट्स जो 100 नहीं, मतलब श्योर नहीं कह रहा हूं, उसके जो रूट्स हैं वो इमेजिनरी या थोड़ा सा टिपिकल हो सकते हैं या इरेशनल हो सकते हैं। या क्या हो सकते हैं? इरेशनल हो सकते हैं। तो मेरी बात दिमाग से उतर गई थी कि ये रूट्स क्या होते हैं? इरेशनल भी हो सकते हैं, है कि नहीं? तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हमें मिलते रहते हैं, हम क्यों नहीं करेंगे? बिल्कुल उन क्वेश्चंस को करेंगे। तो फिलहाल के लिए ये क्वेश्चन हमारे पास मिडिल टर्म स्प्लिट है। अब आप कहोगे सर आपने ऐसा क्वेश्चन क्यों लिया? एक्चुअली मैं इसलिए लिया कि यहाँ पर कोएफिशिएंट हमको हर बार 1 मिल रहा था,
इस बार यहाँ पर 2 ले लिया, ठीक है ना। तो मैंने आपको बात बोली थी कि सबसे पहले हम दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं विथ साइन। तो ये कितना है -1 और ये कितना है 2, तो हमारे पास क्या आया -2 आया, हमारे पास क्या आया -2 आया, ठीक है ना। अब जब हमारे पास ये -2 आया है कि नहीं, तो जब ये -2 हमारे पास आया तो इसका मतलब है कि हमें मिडिल टर्म स्प्लिट करके क्या लाना है सर, -2 लाना है। क्या लाना है, -2 लाना है। तो एक बात कहो, मिडिल टर्म का नंबर कौन है 1, कॉफिशिएंट कौन है 1। अच्छा जी, मिडिल टर्म का कॉफिशिएंट 1 है, तो क्या सर हम 1 को 2 - 1 लिख सकते हैं, क्योंकि 2 × 1 2, सर 2 × -1 -2, बात समझना, 2 × -1 -2 और 2 में 1 गया 1, हमारी बात बन गई। यहाँ पे x, यहाँ पे -1 = 0, यहाँ पे 2x² x अंदर जाएगा तो माइनस का 2x, x और अंदर जाएगा, ये माइनस भी अंदर जाएगा, प्लस का x माइनस का 1 = 0। दोस्तों इससे 2 कॉमन ले लीजिए तो कितना हो जाएगा x² 2x कॉमन ले लीजिए, मैं तो क्या बोल रहा था, 2x कॉमन ले लीजिए तो हो जाएगा x - 1, इस पूरे से प्लस का 1 कॉमन ले लीजिए तो x - 1 = 0। देखो ना, यहाँ से x -1 दोनों से 1 कॉमन आ रहा था ना, क्योंकि इसके पास x नहीं है कि नहीं, इसके पास x नहीं है ना, और इसके पास x है 1 भी है तो 1 × 1 यानी 1 कॉमन चला गया। अब इस पूरे से x - 1 कॉमन ले लीजिए तो अंदर क्या बचेगा हमारे पास 2x + 1 = 0। कोई दिक्कत है किसी को, कोई प्रॉब्लम है, नोट कर सकते हो। ओके, अब बात करते हैं हम लोग फार्मूले मेथड की। किसकी बात करते हैं, फार्मूले की। फार्मूला मेथड, सर ये फार्मूला मेथड क्या होता है किसी भी फैक्टराइजेशन के लिए। तो देखो बेटा, फार्मूला मेथड का मतलब क्या होता है, सबसे पहले ये सीखो फार्मूला क्या होता है, सबसे पहले ये सीखो फार्मूला क्या होता है। अच्छा एक बात ध्यान रखिएगा कि मैं यहाँ से थोड़ा आपको अलग ले जाऊंगा, थोड़ा सा यहाँ से अलग ले जाऊंगा, डिस्ट्रैक्ट करूंगा, इसलिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप लिंक अपनी जोड़े रखें। कैसा डिस्ट्रैक्ट करूंगा, फार्मूला होता क्या है, फार्मूला को हम बोलते हैं श्रीधराचार्य मेथड। क्या बोलते हैं, श्रीधराचार्य मेथड। आप में से बहुत से लोगों ने इसको पहली बार सुन रहे होंगे, श्रीधराचार्य मेथड। श्रीधराचार्य मेथड क्यों यार, नाम मेरा किसी का नाम गोलू है तो गोलू क्यों है, पिंटू है तो पिंटू क्यों है, डोंट केयर। न्यूटन थे तो न्यूटन क्यों रखा, अरे उनके मम्मी पापा ने रखा था। तो श्रीधराचार्य मेथड में भी ऐसा ही कुछ हमारे पास है कि फार्मूला क्या होता है। बेटा फार्मूला होता है x = माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर b² - 4ac और अपॉन में 2 है। माइनस का b प्लस माइनस b² - 4ac अपॉन 2 है। ये हमारा क्या होता है, श्रीधराचार्य होता है। अब यहाँ से ध्यान से देख लो, पहले देख लो, कोई जल्दबाजी नहीं है, आप देख लो। देखो अगर आपको लग रहा हो कि मैं बहुत सी चीजें स्किप कर रहा हूँ तो मैं कुछ भी स्किप नहीं करने वाला हूँ, इस बात को ध्यान रखना। बस मैं कुछ चीजें आपको पहले पढ़ा दूंगा और कुछ चीजें बाद में जाके पढ़ाऊंगा। कुछ चीजें मैं आपको पहले पढ़ा दूंगा और कुछ चीजें मैं आपको बाद में पढ़ाऊंगा, इसलिए बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो फिलहाल के लिए x = माइनस का b प्लस माइनस b² - 4ac अपॉन 2 है। सर ये प्लस माइनस क्यों आया, पहला क्वेश्चन हमारा ये उठता है कि सर ये हमारा प्लस माइनस क्यों आया। तो बच्चा एक बात ध्यान रखो, मैंने क्या बोला कि किसी भी क्वाड्रेटिक में रूट्स कितने मिलते हैं, 2 मिलते हैं। रूट्स कितने मिलते हैं, 2 मिलते हैं। अगर मैं यहाँ पर एक ही साइन लेता, अगर यहाँ पर मैं एक ही साइन लेता तो 100% हमें हर बार वैल्यू कितनी मिलती, सिर्फ एक ही वैल्यू मिलती। कैसी वैल्यू मिलती, एक ही वैल्यू मिलती। इसलिए हमने यहाँ पर क्या ले रखा है, प्लस माइनस ले रखा है, जो इस बात को प्रूव करता है कि आपको हर बार x की वैल्यू कितनी मिलेंगी, 2 मिलेंगी। कितनी वैल्यू मिलेंगी, 2 वैल्यू मिलेंगी, जो कि उसके क्या होंगे, रूट्स होंगे। मेरी बात समझ में आ रही है ना। अच्छा कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ लोग नहीं करते। जनरली हमारी जो मेंटलिटी रहती है बच्चों के साथ वो ये रहती है कि हम यहाँ से थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं। कैसा कि मेरे प्यारे बच्चों, एक वर्ड होता है डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट क्या वर्ड होता है, स्किप कर देना स्पेलिंग को, आपको समझना। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट को डी से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डी से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल डी से रिप्रेजेंट करते हैं।
d इज इक्वल टू सर होता क्या है? तो बेटा d इज इक्वल टू होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। d इज इक्वल टू क्या होता है? b स्क्वायर माइनस 4ac। सर d इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac मतलब आप इसकी जगह पर आप इसको इस तरीके से भी तो लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू माइनस का b प्लस माइनस रूट के अंदर d और अपॉन में 2a। मैंने कहा हाँ बिल्कुल लिख सकता हूं, लेकिन अगर मैं पहले लिख देता तो बाद में कंफ्यूज हो जाते हैं आप लोग कि सर ये d क्या है। तो d के बारे में मैंने आपको बताया ना, बताया कि नहीं बताया? अब d हमारा क्या आ गया? b स्क्वायर माइनस 4ac। तो d की वैल्यू ये हमारे पास आ जाती ना। अच्छा एक बात ध्यान से सुनना, मैथमेटिक्स में काफी चीजें ऐसी हैं जिन्हें हम उल्टा पढ़ते हैं, जैसा आप 11 12th में जाओगे तो इंटीग्रेशन हम हमेशा उल्टा पढ़ते हैं। रिलेटिव इंटीग्रेशन मतलब अभी आप नहीं जानते कुछ भी उसके बारे में, रिलेटिव इंटीग्रेशन जहां से है खत्म होता वहां से शुरू होना चाहिए। फिलहाल मैं इसकी बात करता हूं। अगर मैं आपसे बोलूं कि पहला हम पढ़ते हैं मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड, क्या पढ़ते हैं? मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड। तो सबसे पहले हमें पढ़ना चाहिए कौन सा? परफेक्ट स्क्वायर मेथड। क्या पढ़ना चाहिए? परफेक्ट स्क्वायर मेथड। क्यों? क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर मेथड से ही ये फार्मूला बना है। परफेक्ट स्क्वायर मेथड से ही ये फार्मूला बना है और मैं आपको ये बात प्रूफ करके दिखाऊंगा। मैं आपसे ऐसे ही फर्जी नहीं बोल रहा हूं, मैं आपको ये बात प्रूफ करके दिखाऊंगा कि ये मेथड, फार्मूला मेथड जो है वो हमारा परफेक्ट स्क्वायर से ही बना है। तो सबसे पहले हमारा कौन आना चाहिए? परफेक्ट स्क्वायर मेथड आना चाहिए, है कि नहीं? लेकिन हम मिडिल टर्म स्प्लिट इसलिए पढ़ते हैं ताकि 8th 9th में वही पढ़ाया जाता है। पहले होता वहां पर परफेक्ट स्क्वायर मेथड भी है, जैसे फैक्टराइजेशन में परफेक्ट स्क्वायर हुआ करता था, इसलिए वहां पर ज्यादा ज्ञान नहीं देते थे। तो यहां पर हमारे सामने जो कहानी है उस कहानी सिर्फ इतनी है कि हमारे पास जो ये b स्क्वायर माइनस 4ac होता है वो क्या होता है? d होता है। क्या होता है? d होता है। ओके, इसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। क्या बोलते हैं? डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। ठीक है सर। अच्छा सर एक बात बताइए, कई लोगों का कहना है कि जो स्क्वायर रूट होता है, अंडर रूट होता है, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती है। मैंने कहा हाँ उसकी कुछ अपनी प्रॉपर्टीज होती हैं, जिसके लिए हम हेडिंग डालेंगे नेचर ऑफ रूट्स। क्या डालेंगे? नेचर ऑफ रूट्स। मैंने आपसे पहले ही बोला कि मैं बहुत सी चीजें स्किप करूंगा और फिर उन्हीं स्किप चीजों को वापस लाऊंगा, ठीक है ना? तो यहां पर हम चर्चा करने वाले हैं नेचर ऑफ रूट्स के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो बेटा नेचर ऑफ रूट्स, नेचर का मतलब क्या है? नेचर ऑफ रूट्स का मतलब क्या है? नेचर ऑफ रूट्स का मतलब ये है कि जैसे मैं आपसे बोल दूं 2, क्या बोल दिया मैंने? 2 इज ए नेचुरल नंबर, ओके, होल नंबर, ओके, प्राइम नंबर, ओके, इवन नंबर, ओके, रेशनल, ओके, रियल, ओके, क्या नहीं? ऑड। क्या नहीं? ऑड नहीं है। बाकी ये और इरेशनल नहीं है। इंटीजर, यस, पॉजिटिव इंटीजर है कि नहीं? तो इसका नेचर, अब उसका नेचर कैसा है? पॉजिटिव है। कैसा है? पॉजिटिव। मतलब वो सारी बातें कैसी कर रहा है? वो सारी बातें कैसी कर रहा है? रियल में जाके बात कर रहा है। किसमें? रियल। क्यों? क्योंकि नेचुरल हुआ, तुम्हारा इंटीजर हुआ, तुम्हारा होल हुआ, ये सब सबसेट है किसके? रियल के। ये सब सबसेट है किसके? रियल के। मैंने यहां से आपसे दो तरीके की बात नहीं की। पहला किस तरीके की? ये जो 2 हमने लिया था वो इरेशनल है। मैंने आपसे ये नहीं बोला कि जो 2 आपने लिया था वो कैसा है? इरेशनल है। और मैंने ये नहीं बोला, मैंने आपसे ये भी नहीं बोला कि जो 2 है वो कॉम्प्लेक्स है, मतलब इमेजिनरी है। क्या है? इमेजिनरी है। तो यहां से हमारी जो नेचर ऑफ रूट्स निकलता है कि जो डी होता है, जो नेचर ऑफ रूट्स जो डी होता है वो हमारा 3 बातों पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है? 3 बातों पे डिपेंड करता है। पहला डिपेंड करता है कि अगर डी की वैल्यू, अगर b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू, यानी कि जिसको हम क्या बोलते हैं? d बोलते हैं, अगर d ग्रेटर देन 0 है, ग्रेटर देन 0 मतलब 0 से बड़ा, तो इसके जो रूट्स होंगे वो रियल होंगे। रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। और कैसे होंगे? डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग, ठीक है ना? दूसरी बात आती है मार साहब, अगर d इक्वल टू 0 हो जाए, अगर d कैसा हो जाए? इक्वल टू 0 हो जाए, तो कोई दिक्कत नहीं, रूट्स अभी भी रियल ही होंगे। रूट्स आर रियल एंड कोइंसिडेंट, ओके, मतलब रूट्स आर कैसे होंगे? रियल होंगे और कोइंसिडेंट होंगे। अच्छा मैं आपसे बोल दूं कि ये कितनी उंगली है? कितनी नजर आ रही है? 1 नहीं 2 है।
कैसी है 2 है, क्योंकि ये कोइंसिडेंट है। कैसी है रूट्स, कैसे हैं इसके कोइंसिडेंट लाइन है, तो ऐसे ही रूट्स भी कैसे हमको मिलने वाले हैं, कोइंसिडेंट मिलने वाले हैं। तीसरी कहानी d इज लेस देन 0। अब अगर d लेस देन 0 है तो रूट के अंदर कैसा आ जाएगा, नेगेटिव। कैसा आ जाएगा, नेगेटिव। और अभी जस्ट कुछ मिनट पहले मैंने आपसे बोला था कि रूट के अंदर नेगेटिव आया तो मतलब वो चीज क्या हो जाएगी, i। और i क्या होता है, इमेजिनरी नंबर। तो रूट्स कैसे हो जाएंगे, इमेजिनरी। रूट्स आर इमेजिनरी। गुड। तो रूट्स कैसे हो जाएंगे, इमेजिनरी हो जाएंगे। अगर d 0 से छोटा आया मतलब कैसा आया, नेगेटिव आया। d 0 से छोटा मतलब नेगेटिव, d 0 से बड़ा मतलब पॉजिटिव। मेरी बात समझ में आ रही है ना इतनी, कोई कंफ्यूजन है किसी को, नहीं। तो नेचर ऑफ रूट्स की अगर हमने बात की तो मैंने आपको बता दिया कि b² - 4ac क्या होता है, d होता है। d अगर 0 से बड़ा है तो रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। d अगर 0 है तो रूट्स आर रियल एंड कोइंसिडेंट होंगे। d अगर 0 से छोटा है तो इमेजिनरी होंगे, मतलब रूट के अंदर नेगेटिव। और रूट के अंदर नेगेटिव आने का मतलब है i, और i क्या होता है, इमेजिनरी नंबर होता है। तो रूट्स भी कैसे हो जाएंगे, इमेजिनरी हो जाएंगे। इसीलिए यहां पर ये जो नंबर होता है हमें फार्मूला मेथड में इस बात का बड़ा ही ख्याल रखना पड़ता है, ये ध्यान रखना। कोई दिक्कत है किसी को तो नोट कर लीजिए। ओके, सर क्वेश्चन हो जाए, मैंने कहा हाँ हो जाए, बिल्कुल हो जाए। जैसे मैंने क्वेश्चन लिया x² माइनस का 8x प्लस का 1 इक्वल टू 0। x² माइनस का 8x प्लस का 1 या 7 कर दो। क्या कर दिया हमने यहाँ पर, 7 कर दिया, ठीक है ना। x² माइनस का 8x प्लस का 7 इक्वल टू 0। फैक्टर कराइए सर इसके, क्या कराइए, फैक्टर कराइए। फैक्टर बता दें या नेचर ऑफ रूट्स बता दें, नेचर ऑफ रूट्स बता दें। चलो फैक्टर कर लेते हैं पहले। अब जरा ध्यान दो, 8 के फैक्टर होंगे, बिल्कुल होंगे। 4 to 8 नहीं, सॉरी 4 + 4 8, 6 + 2 8, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। क्या उनका मल्टीप्लाई 7 आ सकता है? क्या किसी भी टेबल में 1 × 7 के बाद और कहीं 7 आता है? क्या किसी भी टेबल में 1 × 7 के बाद 7 के टेबल में 7 × 1 7 आता है? अदरवाइज क्या किसी में 2 का नंबर का मल्टीप्लाई करो 7 आता है? नहीं आता है ना। तो जब नहीं आता है तो 100% है इसका फैक्टराइजेशन पॉसिबल नहीं है। किससे? बाई स्प्लिटिंग मेथड से। तो हम किसके पास जाएंगे? श्री धराचार्य मेथड के पास जाएंगे, है कि नहीं। तो हम जैसे ही श्री धराचार्य जी के पास जाएंगे तो हमें याद आएगा कि ax² + bx + c से जरा कंपेयर तो करा लो। तो a की वैल्यू कितनी आएगी, 1। b की वैल्यू कितनी आएगी, कोफिशिएंट। कंपेयरिंग का मतलब क्या है, कोफिशिएंट। इसका कोफिशिएंट a, इसका कोफिशिएंट 1, इसका कोफिशिएंट b, इसका कोफिशिएंट -8, c कितना आएगा 7। अब धराचार्य क्या होता है? धराचार्य होता है x = माइनस का b प्लस माइनस b² - 4ac और अपॉन में 2a। तो यहाँ कितना आ जाएगा, माइनस का b प्लस माइनस b²। b की वैल्यू कितनी है, -8 का स्क्वायर। ओके, 4 × a की वैल्यू 1 और 7 कितना आ जाएगा, c कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, c 7 आ जाएगा। और अपॉन में कितना है, 2a। b कितना है यार, b की वैल्यू नहीं रखी हम लोगों ने, -8, तो +8 हो जाएगी। और 2 × 1 तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 8 प्लस माइनस 8 का स्क्वायर 64 और -28 और अपॉन में कितना आ जाएगा, 2 × 1 यानी कि 2। तो हमारे पास x = आ जाएगा 8 प्लस माइनस रूट के अंदर कितना बचेगा, मेरे ख्याल 36 बचेगा। कितना बचेगा, 36 बचेगा, 36 बचेगा। और अपॉन में कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो x = 8 प्लस माइनस 6/2। ओह, फैक्टर तो होगा इसके सर, आप तो करते नहीं होंगे, तो गलती होगी। गलती क्या हुई, किया ना, फैक्टर तो हुआ ना, नहीं ध्यान दिया पहले हम लोगों ने, है कि नहीं। लेकिन हाँ 1 × 7 8 होता है ना, हम तो 7 ढूंढ रहे थे, 8 तो देखा ही नहीं, है कि नहीं। दूसरा क्वेश्चन ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, x = 8 प्लस, एक बार प्लस साइन ले लेंगे और एक बार माइनस साइन ले लेंगे। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, एक बार 7 और एक बार 1। कोई दिक्कत है किसी को, नोट कर लीजिए। ओके, तो नोट हो गया होगा।
चलिए एक क्वेश्चन सर दिखाइए ना जिसमें मतलब आप फैक्टराइजेशन मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड से ना हो। तो मैं ले लेता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस का 9x प्लस का 2। ओके, एक्स स्क्वायर प्लस का 9x प्लस का 2। अब सोच लो इसके फैक्टर ना हो जाए कहीं पर, पता चले लास्ट क्वेश्चन की तरह हम लोग कुछ सोच के कुछ चले और निकल के कुछ और चला जाए, होता है ना कभी कभी। तो एक्स स्क्वायर प्लस का 9x प्लस का 2, तो मेरे ख्याल से 9 के फैक्टर तो 6 और 3 ही होते हैं, मतलब 2 5 और 4 होते हैं, 7 और 1, लेकिन 2 तो नहीं आएगा कभी किसी का मल्टीप्लाई करके, है कि नहीं। तो चलो यहाँ पर कंपेयरिंग कर लेते हैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अच्छा कभी कभी जब ऐसी घटनाएं घट जाती हैं तो हम एक मेथड जाने जो नहीं करना चाहते तो वो भी हमसे हो जाता है। जैसे हम कोई भी क्वेश्चन मतलब हम डायरेक्ट रूट्स पे आ गए, नेचुरल रूट्स पे आ गए थे, आपको फार्मूला मेथड से मैंने एक भी फैक्टराइजेशन नहीं बताया, लेकिन उस क्वेश्चन से अपने आप से हो गया, है कि नहीं। तो इस क्वेश्चन में क्या है, कंपेयर कराएंगे तो a की वैल्यू कितनी 1, b की वैल्यू कितनी 9 और c की वैल्यू कितनी 2। a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 9 और c की वैल्यू कितनी है 2 है। ओके, तो चलो फार्मूला क्या होता है, x इज इक्वल टू माइनस का b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac और अपॉन में 2a। ठीक है, तो x इज इक्वल टू माइनस का 9 प्लस माइनस 81 माइनस का 8 और अपॉन में 2। तो x इज इक्वल टू माइनस का 9 प्लस माइनस 81 में 8 गया, आई डोंट नो 73, अरे 73 आएगा चाचा, अपॉन में कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा 2। ओके, अब 73 सर यहाँ पर हमको क्या मिला, x इज इक्वल टू माइनस का 9 प्लस का 73 अपॉन 2 और एक हमको x इक्वल टू मिला माइनस का 9 माइनस का रूट 73 अपॉन 2। अब 73 कैसा है, इरेशनल है। 73 कैसा है, इरेशनल है कि नहीं है। 73 कैसा इरेशनल नंबर, इसीलिए हमें उसको मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड से क्वेश्चन सॉल्व हमसे नहीं हो रहा था। बात समझ में आ रही है ना, इतनी कोई कंफ्यूजन है तो ये देखो, हमने एक जो मिडिल टर्म स्प्लिट से क्वेश्चन नहीं हुआ फार्मूले मेथड से लगाया, तो हमारे पास रूट्स कैसे हैं, रूट्स कैसे हैं, रियल, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। कैसे हैं, रूट्स रियल है, डिस्टिंक्ट है। वो बात भले ही अलग है कि रूट 73 कैसा होगा, रूट 73 मतलब 8 पॉइंट समथिंग होगा, है कि नहीं, क्योंकि 8 इंटू 8 64 होता है ना, तो 9 इंटू 81 हो जाएगा, तो 8 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। तो यहां से x की एक वैल्यू कितनी मिलेगी, लगभग 1/2 समथिंग, और यहाँ पे कितनी वैल्यू मिलेगी, माइनस का 8 पॉइंट समथिंग, मतलब रियल वैल्यू और डिस्टिंक्ट रूट होंगे। पर यार रूट 73 मतलब क्या है, 8 पॉइंट समथिंग ना, क्योंकि रूट 73 मतलब क्या है, 64 के नजदीक है ना, क्लियर है ना इतना। तो यहाँ पे रूट्स कैसे होंगे, रियल और डिस्टिंक्ट होंगे। कोई समस्या किसी को, कोई प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत है, नहीं, नोट कर सकते हैं। तो ठीक है, आप नोट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम सीखेंगे कौन सा मेथड रह गया हमारा मेथड रह गया है, अरे अपना ये प्यारा सा मेथड, क्या नाम है इसका, स्क्वायर मेथड, परफेक्ट स्क्वायर मेथड। हमारा क्या रह गया, परफेक्ट स्क्वायर मेथड रह गया। तो परफेक्ट स्क्वायर मेथड हम आगे से नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे। और दोस्तों आप जो भी डाउट है आप कमेंट में पूछ सकते हो, वैसे आप पूछ लेते हो तो आप कमेंट में डाउट पूछ सकते हो। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि बहुत सारे लोग लॉकडाउन में बच्चे बैठे हुए हैं घर पे, तो आप उनको ये वीडियो शेयर कर सकते हो ताकि वो भी थोड़ा बहुत पढ़ सकें और उनको अच्छा लगे, तो हमारे चैनल को क्या करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, है कि नहीं। और अभी तक जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो बेटा कर लो, समझे, है कि नहीं। बहुत सारे वीडियोज आने वाले हैं, है ना। तब तक के लिए बाय बाय।